हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं निधि सिंह निधि टीचिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल से आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ कोहलबर्ग की थ्योरी को डिस्कस करेंगे, जो इन्होंने मॉरल डेवलपमेंट नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। यदि आप पेपर 1 देते हैं तो भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यदि आप पेपर 2 देते हैं तो भी इस एक अकेले टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन एक ही बार एक ही शिफ्ट में पूछा गया है। आज मैं इस टॉपिक को डिस्कस करने के साथ साथ लास्ट में 1 से 2 क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगी, ताकि आपको टॉपिक पढ़ने के बाद ये समझ में आता रहे कि क्वेश्चन किस तरह से हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। सबसे पहले हम जानते हैं नैतिकता क्या होती है। ये जो नैतिकता होती है ये क्या होती है? नैतिकता इंग्लिश में मॉरलिटी लिख सकते हैं। नैतिकता वह गुण होती है जो हमें सही और गलत का क्या ज्ञान देती है, सही और गलत का निर्णय करना सिखाती है कि यदि ये कार्य हम करेंगे तो लोग हमारी प्रशंसा करेंगे, और यदि ये कार्य करेंगे तो इससे हमें पनिशमेंट मिलेगा। ये सही है और ये गलत है, इनके बारे में निर्णय लेना और जानना ही हमारे क्या कहलाती है? नैतिकता। आप नोट करना चाहते हैं तो एक लाइन में आप नोट कर सकते हैं कि नैतिकता वह गुण होती है जो हमें सही और गलत का ज्ञान कराती है। और नैतिकता हमें मिलती कहाँ से है? तो यह हमें सबसे पहले अपने परिवार से, समाज से मिलती है। सबसे पहले हमें हमारे माँ बाप ही सिखाते हैं कि बेटा क्या सही है और क्या गलत है। फिर कोहलबर्ग साहब ने इन पूरे 3 स्तर को, 3 लेवल को दिया और पूरे 6 स्टेजेस दिए। हर एक लेवल के 2-2 स्टेजेस इन्होंने बताए। यदि आपके पेपर में पूछता है कि कोहलबर्ग की थ्योरी के कितने लेवल हैं, तो थ्योरी के टोटल 3 लेवल हैं। और यदि पूछता है कितने स्टेजेस हैं, तो स्टेजेस 6 हैं। हर एक थ्योरी के 2 स्टेजेस हैं। फिर इस थ्योरी, इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम एक हिंज की कहानी आपको समझाते हैं, जो आप समझ सकते हैं। हिंज की दुविधा। इस नैतिकता को ही बच्चों को समझाने के लिए कोहलबर्ग ने क्या किया? बच्चों को एक हिंज व्यक्ति रहता है, उसकी कहानी सुनाई। उसके बाद उन्होंने सही और गलत का बच्चों को निर्णय लेना सिखाया। तो एक हिंज नाम का व्यक्ति रहता है, उसकी पत्नी बीमार हो जाती है। वो इलाज के लिए उसे डॉक्टर के इधर लेके जाता है। डॉक्टर बोलता है आपकी पत्नी ठीक हो सकती है, बट एक इसके लिए मेडिसिन लानी होगी। हिंज क्या करता है? वो मेडिसिन लेने के लिए दुकान पे जाता है, मेडिकल पे। मेडिकल वाला कहता है कि इस दवा का प्राइस बहुत ज़्यादा है। हिंज के पास उतने पैसे नहीं रहते हैं कि वह उस दवाई को परचेज कर पाए। हिंज सोचता है कि यदि मैं ये दवा चुरा के डॉक्टर को दे दूंगा तो मेरी पत्नी बच जाएगी, और यदि मैं इस दवा को खरीद तो सकता नहीं क्योंकि वो कॉस्टली थी और हिंज के पास उतने पैसे नहीं थे। तो हिंज चोरी करेगा, वो सही रहेगा कि वो अपनी वाइफ की दवाई ना कराए, वो मर जाए, वो सही रहेगा। इन दोनों की ही बीच की जो दुविधा रहती है उसे ही नैतिक तर्कड़ा कहते हैं। सही और गलत का निर्णय लेने के बीच में जो हम फंसे रहते हैं वही नैतिक तर्कड़ा कहलाती है। नैतिक विकास के सिद्धांत का जो पासवर्ड है वो नैतिक दुविधा या नैतिक तर्कड़ा है। तो 2 चीजें हमें समझ में आ गई। यदि नैतिक तर्कड़ा या दुविधा देगा तो भी हम समझ जाएंगे। अब हम उन्हीं के आधार पे इन्होंने क्या किया? नैतिक विकास के सिद्धांत को प्रूव करने के लिए इन्होंने क्या किया? इन स्टेजेस को बनाए कि मतलब बच्चों का विकास किस तरह से होता है, उसे ही प्रूव करने के लिए इन्होंने इस स्टेजेस को बनाए। सबसे पहला जो लेवल है वो लेवल है पूर्व परंपरागत अवस्था।
इसे पूर्व नैतिक अवस्था भी कह सकते हैं, पूर्व परंपरागत अवस्था भी कह सकते हैं। ये कितने वर्ष का होता है? तो ये 4 से लेकर के 10 वर्ष तक के बच्चे आते हैं इसमें। इस वर्ष के बच्चों में जो नैतिकता होती है वो बिल्कुल शून्य होती है। उन्हें मालूम ही नहीं रहता है कि सही क्या है और गलत क्या है। इस पूर्व परंपरागत स्टेजेस को 2 भागों में बांट दिया। एक दंड एवं आज्ञा पालन कर दिया और दूसरा आत्म अभिरुचि तथा प्रतिफल अवस्था। दंड आज्ञा पालन में बच्चा क्या करता है? वो इतना छोटा रहता है, 4 से 10 साल का बच्चा, उससे बस इतना मालूम रहता है कि हम यदि भाई को मारेंगे तो हमें पापा मारेंगे, यदि हम ये चीज तोड़ेंगे तो पापा हमें मारेंगे। उसके अंदर नैतिकता पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई रहती है। फिर सेकंड है आत्म अभिरुचि, मतलब खुद के बारे में। आत्म अभिरुचि मतलब वो खुद के बारे में ही सोचता है, दूसरों के बारे में नहीं सोचता है। इसे आप स्वार्थी बच्चा भी समझ सकते हैं। यदि आपके घर में बच्चे हैं तो आप उन्हें 2 आइसक्रीम दीजिए, बोले एक आप भाई को दे दो, एक आप लोग ले लो। वो क्या बोलेगा? नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा, मैं दोनों ही आइसक्रीम खाऊंगा। तो ये कौन सी अवस्था में बच्चे करते हैं? आत्म अभिरुचि। और लेवल दूसरा है, उसकी अवस्था क्या है? 10 से लेकर के 13 वर्ष तक की कह सकते हैं। इसे परंपरागत अवस्था भी कहा जाता है और इसे रूढ़िगत अवस्था भी कहा जाता है। आप चाहें तो यहाँ नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। जो परंपरागत अवस्था या रूढ़िगत अवस्था है, इसे भी 2 स्टेजेस में डिवाइड किया उन्होंने। अनुकरण अवस्था, अच्छा लड़की या अच्छा लड़का भी लिख सकते हैं, अनुकरण अवस्था भी। इसमें बच्चा क्या करता है? उसके समाज के लोग, उसकी सोसाइटी के लोग जो करते हैं बच्चा भी एज इट इज वही करना चाहता है। घर के लोग भी उसी तरह मोटिवेट करते हैं। लोग कहते हैं देखो उनका लड़का अच्छा मार्क्स पाया, उनकी लड़की अच्छी मार्क्स पाई, तुम भी लाओ। तो बच्चा भी क्या करता है? उसी तरह से डेवलप होता है। वो भी क्या करता है? सोसाइटी को ही देख के हर चीज सीखता है। फिर सेकंड स्टेज क्या दिया? कानून या व्यवस्था अवस्था। कानून या व्यवस्था अवस्था में बच्चा क्या करता है? उसे समझ जाता है कि जैसे वो रोड पे चल रहा है तो रेड लाइट यदि दिखी तो उसे रुकना है, यदि वो नहीं रुकेगा तो ये क्या होता है? कानूनी अपराध। उसे कानून और नियम की अवस्था माना गया। फिर थर्ड लेवल है उत्तर परंपरागत अवस्था। इसे परा परंपरागत अवस्था भी कह सकते हैं। ये कितने से कितने वर्ष की है? तो 13 वर्ष से आगे 16, 15, 20 तक जितना भी आप नोट कर सकते हैं। परंपरागत अवस्था को भी 2 स्टेजेस दिया इन्होंने कोहलबर्ग ने। पहले है सामाजिक अनुबंधन। सामाजिक अनुबंधन मतलब अपना भला, मतलब वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। यदि कोई कार्य वो कर रहा है उससे उसका भला हो रहा है, सामने वाले का नुकसान हो रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उस कार्य को करेगा। दूसरा क्या स्टेजेस है? सार्वभौमिक नैतिकता, मतलब दूसरों की भलाई करना। आपका खुद का कुछ फायदा हो या ना हो, बट आप दूसरे की भलाई के लिए वो कार्य करें। जैसे हमारे देश के देशभक्त भगत सिंह वगैरह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, इन लोगों ने क्या किया? खुद के बारे में नहीं सोचा, परिवार के बारे में, बल्कि अपने देश के लिए, दूसरों की भलाई के लिए अपनी जान तक दे दिए थे। आई थिंक जितना समझाई हूं उतना अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको इनकी कुछ आलोचना के बारे में भी बता देते हैं। इनके ही एक शिष्य थी गैलीलियो लेनिन। उन्होंने क्या कहा था कि ये जो स्टेजेस दिए या जो कोहलबर्गी की ये नैतिक विकास की थ्योरी इन्होंने दिया, इन्होंने कहीं पे भी स्त्रियों का जिक्र नहीं किया। इसके लिए इसकी आलोचना में कहा जाता है कि ये एक रूढ़िगत अवस्था कही जाती है। अब वीडियो आपको जितना समझाई हूँ उतना अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा। 1 से 2 क्वेश्चन डिस्कस करके फिर वीडियो को हम यहीं। फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? ऑप्शन ABCD करके दिया है। पूछ रहा है इन चारों में से कौन सी अवस्था लॉरेंस कोहलबर्ग की है।
ऑप्शन ए है प्रसुप्ति अवस्था। ये फ्रेंड्स फ्रायड की स्टेजेस है, फ्रायड की अवस्था है। ऑप्शन बी है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। फ्रेंड्स यही हमारा राइट आंसर है, बट हम आगे भी ऑप्शन को देखते हैं। सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये फ्रेंड्स पियाजे द्वारा दी गई स्टेजेस है। ऑप्शन डी है उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। ये एरिक एरिक्सन ने दिया है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी ही होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। फिर ब्रैकेट में है वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है। ये फ्रेंड्स एक बच्चा है जो ये कह रहा है कि यदि कोहलबर्ग ने दवाई चोरी की तो वो पकड़ा जाएगा और उसे दंड मिल जाएगा। अब 4 ऑप्शन दिया है, पूछ रहा है इसमें से किस स्टेजेस का बच्चा ऐसा सोच सकता है। ऑप्शन ए है सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास। सामाजिक फ्रेंड्स छोटे बच्चे के बारे में जब दिया है तो वो समाज के बारे में नहीं समझ सकता है, इसके लिए ये हमारा राइट आंसर नहीं है। ऑप्शन बी है दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। फ्रेंड्स यही हमारा राइट आंसर है, क्योंकि बच्चा सिर्फ इतना सोच रहा है कि यदि वह चोरी करेगा तो उसे दंड मिलेगी और सजा मिलेगी। ऑप्शन सी है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। फ्रेंड्स ये लास्ट स्टेजेस जो उन्होंने दिए थे उसमें से है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। फिर हम डी देखते हैं यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास। तो फ्रेंड्स इन चारों में हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी है। आई होप जितना समझाई हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि नए होंगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।